हेलो बच्चों, कैसे हैं आप। आई होप कि आप बहुत अच्छे होंगे। तो आज ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम सेकंड चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं जिसका नाम है आइसोमेरिज्म। ठीक है, फर्स्ट चैप्टर हमारा कौन सा था, नोमेनक्लेचर और बेसिक कंसेप्ट वगैरह हमने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के आपको पढ़ाए थे। ठीक है ना। तो आइसोमेरिज्म का ये हमारा लेक्चर नंबर फर्स्ट है और इसमें हम क्या पढ़ेंगे बच्चों, आइसोमेरिज्म क्या होती है, इसके टाइप्स क्या होते हैं। ठीक है ना। और ठीक है, उससे रिलेटेड आज हमारा जो ये चैप्टर होगा आइसोमेरिज्म का बेसिक लेक्चर होगा। ठीक है, चलिए पढ़ते हैं। देखो, अगर मैं आइसोमेरिज्म की बात करूं तो ये जो आइसोमेरिज्म जो वर्ड है बच्चों, इसको सबसे पहले जो इंट्रोड्यूस किया था एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था बर्जीलियस। क्या नाम था? बर्जीलियस। ठीक है ना। क्या नाम था उसका? बर्जीलियस नाम था साइंटिस्ट का। ठीक है, तो बर्जीलियस नामक साइंटिस्ट ने सबसे पहले इस वर्ड को इस्तेमाल किया था या इंट्रोड्यूस किया था। ठीक है, अब देखो मैं आइसोमेरिज्म को अगर इस वर्ड की बात करूं आइसोमेरिज्म की, तो यहाँ पर आइसो का मतलब होता है सेम। क्या होता है? सेम। और मैरोज का मतलब होता है पार्ट। ये इस वर्ड का अगर हम ब्रेकिंग करते हैं तो ब्रेकिंग करने के बाद में इसका मीनिंग निकल के आता है। तो आइसोमेरिज्म का मीनिंग निकल के आया बच्चों सेम पार्ट। ठीक है ना, सेम पार्ट। यानी कि जब हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आइसोमेरिज्म को पढ़ेंगे या ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में इस आइसोमेरिज्म को बच्चों पढ़ेंगे तो हमेशा कोई एक पार्ट हमेशा सेम रहेगा। ठीक है ना। किसी भी टाइप के आप आइसोमेरिज्म को पढ़ोगे तो एक पार्ट हमेशा सेम रहेगा, और ये जो सेम पार्ट होगा ना, जो एक पार्ट आपका सेम रहेगा वो रहेगा बच्चों आपका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। यानी कि जब भी किसी भी टाइप की आप आइसोमेरिज्म पढ़ोगे तो एक बात अपने माइंड में सेट कर लो कि जितने भी टाइप की आइसोमेरिज्म पढ़ोगे, ठीक है ना, उनमें एक बात हमेशा कॉमन रहेगी कि मॉलिक्यूलर फार्मूला हमेशा सेम रहेगा। ठीक है, मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम रहेगा। ठीक है, चलिए देखो एग्जांपल की अगर मैं बात करूं, मान लो मैं यहाँ पे दो ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल को लेता हूँ, दो ऑर्गेनिक कंपाउंड लेता हूँ। ठीक है ना, इसी से हम डेफिनेशन निकाल लेंगे। देखो इसको देखिए आप, क्या ये भाई आप आसानी से इसको पहचान कर सकते हो ये क्या है आपका, क्योंकि हमने IUPAC नोमेनक्लेचर पढ़ ली है। ठीक है ना, तो वहाँ पे हमने फंक्शनल ग्रुप वगैरह सब कुछ पढ़ लिया है, तो आपको देखते ही पता लग गया ये ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल क्या है, अल्कोहल है। ठीक है ना। एक मैं इसके बराबर में एक और ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल लिख देता हूँ यहाँ पर, CH3O और CH3। ठीक है ना, O बीच में है, दोनों तरफ क्या है, कार्बन है, तो इसको क्या बोलते हैं हम बताओ, इसको ईथर कहते हैं। ठीक है, ये दो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं, दो से ज़्यादा भी हो सकते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड, लेकिन फ़िलहाल हम दो की बात कर रहे हैं यहाँ पे। देखो तो इन दोनों ऑर्गेनिक कंपाउंड में बच्चों कॉमन क्या है, इन दोनों ऑर्गेनिक कंपाउंड में आप देख रहे हो कार्बन कितने हैं इसमें, देखिए 1 2 C2, हाइड्रोजन कितने 3 2 5 और 6, और ऑक्सीजन कितनी है 1। ठीक है ना बच्चों, ये है मॉलिक्यूलर फार्मूला। मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या बताता है हमें कि किसी भी कंपाउंड में नंबर ऑफ एटम्स कितने हैं, नंबर ऑफ एलिमेंट्स या टाइप्स ऑफ एलिमेंट। ठीक है ना, ये बताता है हमें। ठीक है, यहाँ पे देखिए इसका अगर मैं मॉलिक्यूलर फार्मूला बनाता हूँ इसको, तो आप देखेंगे इसमें कार्बन कितने 2 हैं, हाइड्रोजन कितने बोलो यहाँ पे 6 है, ऑक्सीजन कितनी है 1 है। ये इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला हो गया। ठीक है, इन दोनों ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को ध्यान से देखिए, इन दोनों में क्या चीज़ सेम है, मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है। ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड जिनका मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या हो बच्चों, सेम हो। देख लीजिए कार्बन भी 2 है, हाइड्रोजन भी 6 है, ऑक्सीजन 1 है, कार्बन 2 है, हाइड्रोजन 6 है, ऑक्सीजन 1 है। तो ऐसे दो ऑर्गेनिक कंपाउंड जिनका मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम हो और उनकी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी क्या हो, डिफरेंट हो, तो ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड क्या कहलाते हैं, आइसोमर्स कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, आइसोमर्स। और इसी फिनोमिना को हम क्या बोलते हैं, आइसोमेरिज्म कहते हैं। क्लियर होगी बात? ठीक है ना। तो आइसोमर्स ये अल्कोहल और ईथर आपस में क्या है बच्चों, ये आपके आइसोमर्स हैं, ये समायवी हैं। आइसोमेरिज्म को हिंदी में क्या बोलते हैं, समावेता। अब इन दोनों में क्या चीज़ समान है बोलो, इन दोनों में क्या चीज़ समान है, मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है। तो जितने भी आइसोमर्स होते हैं, ठीक है, मैं और भी एक एग्जांपल ले लेता हूँ। लो मान लीजिए
मैंने यहाँ पे ले लिया एक ऑर्गेनिक कंपाउंड, ये CH3 और CH2, और यहाँ पे ले लिया मैंने COOH। बताओ इस ऑर्गेनिक कंपाउंड का नाम क्या है बच्चों? इसका नाम है कार्बोक्सिलिक एसिड। क्या नाम है इसका? कार्बोक्सिलिक एसिड इसका नाम है। ठीक है, और मैं यहाँ पे लिखता हूँ CH3 और CO, और यहाँ पर आ गया O, ठीक है, और यहाँ आ गया हमारे पास CH3। ठीक है, यहाँ पर क्या है ये बोलो? ये एस्टर है, दोनों ऑर्गेनिक कंपाउंड है। ठीक है, इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला बनाइए ज़रा, क्या होगा इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला? देखिए क्या है मॉलिक्यूलर फार्मूला। अगर हम बात करें तो कार्बन कितने हैं बोलो? यहाँ पे 3 हैं। हाइड्रोजन कितने हैं? 3 2 5, और 5 और 1 कितने हो गए? 6, और ऑक्सीजन कितनी है बोलो? हमारे पास 2 है। तो इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला ये आ गया। इस ऑर्गेनिक कंपाउंड का देखिए बच्चों मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या होगा? कार्बन कितने हैं हमारे पास? 3, हाइड्रोजन कितने हैं हमारे पास? 6, ऑक्सीजन कितनी है हमारे पास? 2। ये इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला होगा। दो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स अपने दिमाग में बिल्कुल सेट कर लीजिए बढ़िया तरीके से कि कोई भी ऐसे कंपाउंड्स जिनका मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम होगा लेकिन डिफरेंट क्या होगी? फिजिकल प्रॉपर्टी और केमिकल प्रॉपर्टी हमेशा क्या होगी? डिफरेंट होगी। तो ये आइसोमर्स जो होते हैं ये उनकी सबसे बड़ी प्रॉपर्टी है कि मॉलिक्यूलर फार्मूला हमेशा क्या होगा बच्चों? हमेशा सेम होगा। इस बात को आप अपने माइंड में सेट कर लीजिए। ठीक है, लेकिन आप देखिए मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है। अब ये कार्बोक्सिलिक एसिड है, ये क्या है? आपका एस्टर है। एसिड का काम क्या होता है बोलो? H+ डोनेट करना। एस्टर क्या है? नॉन एसिडिक है। तो दोनों की प्रॉपर्टी क्या हो गई? अलग अलग हो गई। ठीक है ना, इसकी केमिकल प्रॉपर्टी अलग होती है, इसकी केमिकल प्रॉपर्टी अलग है, क्योंकि इसमें फंक्शनल ग्रुप क्या है बोलो? कार्बोक्सिलिक है, एसिड है। ये इसमें कौन सा फंक्शनल ग्रुप है बोलो? एस्टर है। तो एस्टर की केमिकल प्रॉपर्टी अलग होती है, क्योंकि फंक्शनल ग्रुप के ऊपर ही क्या होता है? ऑर्गेनिक कंपाउंड की क्या डिपेंड करती है बोलो? केमिकल प्रॉपर्टी डिपेंड करती है। ठीक है ना, तो केमिकल प्रॉपर्टी जब फंक्शनल ग्रुप ही डिफरेंट है तो केमिकल प्रॉपर्टी भी डिफरेंट होगी और फिजिकल प्रॉपर्टी भी डिफरेंट होगी। ठीक है, तो ये हो गए हमारे 2 एग्जाम्पल आइसोमर्स के। ठीक है ना, अब देखो जब भी हम आइसोमर्स की बात करेंगे, जब भी हम आइसोमर्स की बात करेंगे जनरली, ठीक है, तो हमेशा क्या होगा बोलो? मॉलिक्यूलर फार्मूला आपका सेम होगा। एक तो ये याद करिए, मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या होगा बोलो? सेम होगा। ठीक है, ठीक, जैसे कि ये दोनों आइसोमर्स हैं, ये दोनों आइसोमर्स हैं। दूसरा क्या होगा? फिजिकल एंड केमिकल, फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टी क्या होंगी बोलो बच्चों? क्या होंगी? डिफरेंट होंगी। डेफिनेशन लिख लेंगे, बेसिक चल रहा है, बिल्कुल बढ़िया तरीके से समझिए आप इसको। ठीक है, फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टी क्या होंगी? डिफरेंट होंगी। ठीक है, फिजिकल का मतलब सोल्युबिलिटी, बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट वगैरह, ये सब फिजिकल प्रॉपर्टी होती है। केमिकल प्रॉपर्टी का मतलब जो रिएक्शन हम पढ़ेंगे आगे चल के। ठीक है, अब मुझे ये बताइए आइसोमर्स में क्या ये ही एक प्रॉपर्टी सेम होती है मॉलिक्यूलर फार्मूला? क्या कोई और भी प्रॉपर्टी होती है जो आइसोमर्स में क्या होती है? सेम होती है। हो सकता है कभी कोई क्वेश्चन बन के आ जाए कि आइसोमर्स ऐसे कंपाउंड होते हैं जिनका मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम होता है और फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी डिफरेंट होती है। तो अगर कभी आपसे ये पूछने लगे बच्चों कि भाई ऐसी और कौन कौन सी प्रॉपर्टी हैं जो मॉलिक्यूलर फार्मूले के अलावा आइसोमर्स में क्या होती है? सेम होती है। ठीक है ना, तो मैं आपको यहाँ पे लिखवा देता हूँ। देखो कि आइसोमर्स जो होते हैं केवल मॉलिक्यूलर फार्मूले के अलावा और कौन कौन सी प्रॉपर्टी सेम होती हैं। ठीक है ना, चलिए देखिए यहाँ पे नोट कर लेंगे इसको और ध्यान रखेंगे। आइसोमर्स, एक तो मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या होता है, शॉर्ट में लिख देता हूँ यहाँ पे। पहली प्रॉपर्टी, मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या होता है? हमेशा सेम होता है जी, इसको आप याद कर लीजिए। ठीक है, और क्या चीज़ हो सकती है? जब मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है होता है दोनों आइसोमर्स का, या 3 आइसोमर्स हैं, तो बताओ मॉलिक्यूलर मास सेम होगा नहीं होगा? तो सेकंड प्रॉपर्टी जो होती है इसको भी आप ध्यान रख लेना, सेम मॉलिक्यूलर मास, सेम मॉलिक्यूलर मास। ठीक है ना, ये भी सेम रहेगा। और बताइए सेम वेपर डेंसिटी। ठीक है ना, सेम वेपर डेंसिटी। तो आइसोमर्स होने का मतलब
ये नहीं है कि केवल मॉलिक्यूलर फार्मूला ही सेम होता है, जो आइसोमर होते हैं उसमें ये भी प्रॉपर्टी क्या होती है, सेम होती है, ठीक है ना। लेकिन जनरली किताबों में क्या होता है, केवल मॉलिक्यूलर फार्मूले को ही लेकर हम बात करते हैं। लेकिन अगर कभी क्वेश्चन पूछ लिया तो आप ध्यान रखना, बहुत सारे बच्चों का ये गलत हो सकता है, तो इसको भी ध्यान रखना कि आइसोमर्स में मॉलिक्यूलर फार्मूले के अलावा और कौन कौन सी प्रॉपर्टी क्या होती है बच्चों, सेम होती है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखिए, और क्या सेम होता है भाई, वेपर डेंसिटी क्या होती है, आप बताओ मुझे। वेपर डेंसिटी Vd बराबर क्या होती है, मॉलिक्यूलर वेट जो होता है उसको डिवाइड कर दीजिए 2 से, तो ये वेपर डेंसिटी होती है। मुझे ये बताइए, जब मॉलिक्यूलर वेट दोनों आइसोमर्स का क्या होगा, सेम होगा, ठीक है, तो वेपर डेंसिटी भी तो क्या होगी उसकी, बोलो सेम ही होगी ना, ठीक है ना। चलिए और बताइए कौन सी प्रॉपर्टी सेम होगी, सेम एम्पेरिकल फॉर्मूला होगा। क्या होता है, सेम एम्पेरिकल फॉर्मूला। जो एम्पेरिकल फॉर्मूला होगा दोनों मॉलिक्यूल का, वो भी क्या होगा, सेम होगा, ठीक है ना। ये एम्पेरिकल फॉर्मूला वगैरह आगे और पढ़ेंगे, आपने पढ़ रखा होगा ये, ठीक है ना। और बच्चों सेम एम्पेरिकल फॉर्मूला होगा तो सेम एम्पेरिकल मास भी होगा, ठीक है, सेम एम्पेरिकल मास, ठीक है ना। जो एम्पेरिकल फॉर्मूला होगा उसका मास भी क्या होगा, सेम ही होगा, ठीक है ना। और एक चीज़ जो सबसे इम्पोर्टेंट आने वाली है इस आइसोमेरिज्म वाले चैप्टर में, कि जो 2 आइसोमर्स होंगे उनकी ये प्रॉपर्टी भी सेम होगी। बढ़िया तरीके से आगे बढ़िया इसको डिस्कस करेंगे। सेम डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट, ठीक है ना। जो दोनों आइसोमर्स होंगे उनके लिए डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट, जिसको हम शॉर्ट में और भी कहते हैं, इसको बच्चों हम डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन भी कहते हैं, ठीक है ना। डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन पढ़ेंगे बच्चों इसको बढ़िया तरीके से, ठीक है, डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन, ठीक है ना। डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन, जो आइसोमर्स होंगे आपके उनकी डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन, जिसको हम शॉर्ट में DU लिखा करते हैं, ठीक है ना। अभी आप इसको समझ लीजिए, अभी आगे मैं आपको कैलकुलेट करना बताऊंगा इसको, ठीक है। मान लो जैसे अभी मैंने आपके 2 आइसोमर्स लिखे थे पीछे, एक लिखा था मैंने CH3 और एक लिखा था मैंने CH2OH, ठीक है ना। और दूसरा मॉलिक्यूल मैंने लिखा था यहाँ पे आपका बच्चों CH3O और CH3। मैं आपको ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि जो ये दोनों आइसोमर्स हैं, क्योंकि इनका मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है और इनकी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी क्या है, डिफरेंट है, क्योंकि ये अल्कोहल है, वाटर में सोल्यूबल है। देखो फिजिकल प्रॉपर्टी इसकी अलग है, ये सोल्यूबल है, जबकि ईथर क्या होती है, इनसोल्यूबल होती है, ठीक। केमिकल प्रॉपर्टी इसकी अलग है, इसकी अलग है, क्योंकि फंक्शनल ग्रुप ही दोनों का क्या है, बोलो डिफरेंट है, ठीक है। अब देखिए DU निकालने का तरीका क्या होता है, इसका DU देखो और इसकी DU देखो कैसे निकालोगे। अभी आप याद कर लेना इसको केवल, ठीक है, मैं आगे बताऊंगा उसको बढ़िया तरीके से, डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन क्या होती है। DU निकालने का फॉर्मूला होता है, जितने भी कार्बन हैं, ठीक है ना, उसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है, और उसमें 2 ऐड कर दो, और उसमें जितने हाइड्रोजन है उनको माइनस कर दो, ठीक है ना। और क्या नाम है आपका, यहाँ पर इसमें जो है, और अगर हैलोजन है तो उसको माइनस कर दो, और अगर उसमें मॉलिक्यूलर फार्मूले में आपके में नाइट्रोजन है तो उसको ऐड कर दो, ठीक है ना, और 2 से उसको डिवाइड कर दो। ये है DU निकालने का तरीका। अभी कंफ्यूज मत हो ना, आप ऐसे याद कर लो कि भाई ये कोई हमारे पास में फॉर्मूला है, ठीक है ना। अभी मैं ये प्रॉपर्टी आपको बता रहा हूँ किस प्रकार से दोनों आइसोमर्स का डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन क्या होती है, सेम होती है। जितना देखो इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या है, C2H6O, ठीक है ना। इसका भी क्या है, C2H6O, दोनों का मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या है, बोलो सेम है, तो दोनों की डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन भी क्या होगी, सेम होगी, ठीक है ना। तो ये वो प्रॉपर्टी हैं जो मॉलिक्यूलर फार्मूले के अलावा सेम होती हैं किसी भी आइसोमर्स में, ठीक है। तो देखिए DU निकालने का फॉर्मूला क्या बताया, जितने भी कार्बन हैं उसको 2 से डिवाइड करो, 2 ऐड करो, हाइड्रोजन है तो माइनस करो, हैलोजन है तो उसको माइनस करो, नाइट्रोजन है मॉलिक्यूलर फार्मूला, क्योंकि आगे हम हैलोजन भी लेंगे, नाइट्रोजन भी लेंगे मॉलिक्यूलर फार्मूले में, ठीक है ना। तो ठीक है, तो अगर हैलोजन नहीं है, नाइट्रोजन नहीं है तो छोड़ दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर ऑक्सीजन है तो ऑक्सीजन कभी भी इस DU के फॉर्मूले में नहीं आएगी, इसको छोड़ देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए इस फॉर्मूले में क्या क्या है, कितने कार्बन है, 2 हैं, तो 2 कार्बन है, 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, 2 उसमें ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा, तो ये 6 हो गया। हाइड्रोजन कितने आपके पास में, 6 हैं, तो आगे आपके पास ना हैलोजन है ना नाइट्रोजन है, छोड़ दीजिए, 2 से डिवाइड करिए, हैं बोलो, 6 में 6 गया 0, 2 कितना आ गया, 0 आ गया, इसके DU कितनी आ गई, 0 आ गई।
जब इसकी डी यू जीरो आ रही है तो बच्चों इसकी भी जीरो आ गई, तो प्रॉपर्टी क्या होगी, सेम होगी हैं। डी यू जीरो आने का मतलब होता है कि ये एक बोलो सैचुरेटेड कंपाउंड है, इसमें कोई भी पाई बॉन्ड नहीं है, ठीक है ना। डी यू जीरो जब भी आएगा तो इसका मतलब क्या है कि जो आपका कंपाउंड है उसमें कोई भी पाई बॉन्ड नहीं है आपका, ठीक है ना, कोई भी डबल बॉन्ड नहीं है उसमें, ठीक है ना, वो एक सैचुरेटेड एसाइक्लिक कंपाउंड है, इसका मतलब यह है डी यू जीरो का, ठीक है। तो ये प्रॉपर्टी मैंने आपको बता दी, देखो आइसोमेरिज्म का मतलब बता दिया। आइसोमेरिज्म या आइसोमर्स क्या होते हैं, ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड जो क्या रखते हैं, सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला लगते हैं, लेकिन फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी क्या होती हैं, हमेशा डिफरेंट होनी चाहिए। तो ऐसे ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल को, कंपाउंड को हम क्या बोलेंगे, आइसोमर्स बोलेंगे, ठीक है ना। मॉलिक्यूलर फॉर्मूले के अलावा ये प्रॉपर्टी भी सेम होती है, इसको ध्यान रखना हमेशा, ठीक है, क्वेश्चन अगर कभी आ जाए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, अब हमने आइसोमर्स पढ़ लिया, ठीक है ना, ठीक है जी। अब आइसोमेरिज्म की अगर कोई डेफिनेशन पूछता है कि वो डेफिनेशन बताओ तो आप लिख सकते हो भाई, आइसोमर्स क्या हो गए, कंपाउंड्स हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला बट डिफरेंट फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टी आर कॉल्ड आइसोमर्स एंड दिस फिनोमिना क्या कहलाती है, आइसोमेरिज्म। लिख देता हूँ यहाँ पे लो, कंपाउंड्स, क्या डेफिनेशन होगी आइसोमेरिज्म की, देखो कंपाउंड्स हैविंग सेम molecular formula, ठीक है, बट डिफरेंट, बहुत प्यार से इस चैप्टर को पढ़िए, ठीक है ना, बट डिफरेंट फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टी, ठीक है, आर कॉल्ड आइसोमर्स। इनको क्या कहते हैं हम, बोलो आइसोमर्स कहते हैं, ठीक है ना। एग्जाम्पल आपको बता दिया पीछे, ठीक है। चलिए ये होगा हमारा क्या, बोलो आइसोमेरिज्म क्या होती है बच्चों, ठीक है। अब देखो आइसोमेरिज्म जो होती है इसके टाइप पढ़ने हैं आपको, क्या पढ़ने हैं इसके, बोलो टाइप पढ़ने हैं बच्चों, ठीक है ना। आइसोमेरिज्म के टाइप्स, कितने टाइप की आइसोमेरिज्म आपके सिलेबस में है, देखिए टाइप्स ऑफ आइसोमेरिज्म। आइसोमेरिज्म कोई सी भी टाइप की हो बच्चों, हमेशा इस आइसोमेरिज्म वर्ड का ही मतलब क्या है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम एंड फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टी क्या होंगी, डिफरेंट होंगी, ठीक है ना। फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी क्या होंगी, डिफरेंट होगी, हमेशा ये बेसिक चीज़ जो है, ठीक है ना, ये हमेशा आप पकड़ के रखेंगे आइसोमेरिज्म के लिए, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, बिना आइसोमेरिज्म के आप ऐसे मान के चलिए ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आपकी अधूरी है, ठीक है ना। हमेशा आइसोमेरिज्म से डायरेक्ट तो क्वेश्चन आएंगे ही, लेकिन ये आपकी रिएक्शन मैकेनिज्म में भी बच्चों यूज़ होगी, ठीक है। तो देखते हैं हम, टू टाइप की हमारे पास में जो होती है इसकी कैटेगरी होती है, हम पहले इसको डिवाइड कर लेते हैं, देखो चलिए पहले मैं आपको चार्ट बना देता हूँ कितने टाइप की होती है आइसोमेरिज्म। ये देखिए बच्चों, सबसे पहले आइसोमेरिज्म को हम दो पार्ट में डिवाइड करते हैं। जो सबसे पहली टाइप होती है बच्चों उसको बोलते हैं हम स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म। क्या कहते हैं उसको, स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म, ठीक है ना, संरचनात्मक समवायता, ठीक है ना। जो आइसोमेरिज्म का नाम है उसी में उसकी डेफिनेशन है, मतलब स्ट्रक्चर डिफरेंट होने चाहिए, बस मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होनी चाहिए, उसी को क्या बोलेंगे हम, स्ट्रक्चर आइसोमेरिज्म, ठीक है। लेकिन इतनी सी छोटी सी बात से स्ट्रक्चर आइसोमेरिज्म की कहानी ख़त्म नहीं होती, और बच्चों ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। स्ट्रक्चर आइसोमेरिज्म को समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि देखो 2014, 15, 16, 17, 18, इवन 19 की भी अगर बात करें तो हमेशा यहाँ से क्वेश्चन पूछे गए, चाहे जेई मेन की बात करें या फिर हम नीट की बात करें, ठीक है ना। चलिए, और सेकंड पार्ट जो होता है आइसोमेरिज्म का उसे कहते हैं हम बच्चों स्टीरियो आइसोमेरिज्म, ठीक है ना, स्टीरियो आइसोमेरिज्म। तो दो टाइप होते हैं इसके, एक स्टीरियो आइसोमेरिज्म और दूसरी क्या है आपकी स्ट्रक्चर आइसोमेरिज्म, ठीक है।
अब ये जो स्ट्रक्चर आइसोमेरिज्म है बच्चों, इसके भी क्या हैं, इसको भी आगे फर्दर डिवाइड करा गया है। मैं पूरा यहाँ पे चार्ट बना देता हूँ, फिर एक एक करके हम इसको डिस्कस करेंगे, ठीक है ना। देखिए इसका पहला टाइप होता है चेन आइसोमर्स, ठीक है ना। क्या होता है बोलो, चेन आइसोमर्स या चेन आइसोमेरिज्म। सेकंड नंबर पर आती है पोजीशन आइसोमर्स या आइसोमेरिज्म। तीसरे नंबर पर आता है फंक्शनल आइसोमर्स या आइसोमेरिज्म, एक ही बात है। नंबर 4 पर आता है मेटामेरिज्म। और बच्चों नंबर 5 पे आता है आपका रिंग चेन आइसोमर्स या आइसोमेरिज्म, एक ही बात है, ठीक है। और बच्चों जो सबसे इम्पोर्टेंट है स्ट्रक्चर आइसोमेरिज्म का, जो सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है, ठीक है ना, वो है आपका टोटोमेरिज्म। क्या है बोलो, टोटोमेरिज्म। सबसे ज़्यादा क्वेश्चन यहाँ पे पूछे जाते हैं, ठीक है ना। इसको मैं आपको जीओसी में कराऊंगा, जब आप रेजोनेंस पढ़ चुके होंगे तो तब टोटोमेरिज्म को पढ़ना बहुत ही बढ़िया होगा। इसको हिंदी में बोला जाता है चलावयता, ठीक है ना। डेस्मोट्रोपिज्म, प्रोटोट्रोपिज्म, बहुत सारे नाम है इसके, ठीक है ना। तो ये एक एसिडिक स्टेंस से रिलेटिव भी है, तो इसको तो आगे पढ़ेंगे हम, ठीक है। नेक्स्ट देखिए सेकंड पार्ट जो है आपका स्टीरियो आइसोमेरिज्म, 3D में होगी, ठीक है ना। स्पेस में कोई मॉलिक्यूल रखे होंगे, ठीक है ना, तो उसमें देखेंगे। देखो एक तो बात ये समझ लो, दूसरा ये जो स्ट्रक्चर आइसोमर्स जितने भी है ना बच्चों, ये सब ट्रू आइसोमर्स है। क्या ये बोलो, ये ट्रू आइसोमर्स है। ट्रू आइसोमर्स बताऊंगा मैं क्या होते हैं, ठीक है ना। ट्रू आइसोमर्स वो होते हैं जिनको हम रूम टेम्परेचर पर आइसोलेट कर सकते हैं। तो ये जितने भी स्ट्रक्चर आइसोमर्स के टाइप हैं, देखो पहले तो सबसे पहले हम क्या पढ़ेंगे, स्ट्रक्चर आइसोमर्स को ही पढ़ेंगे, उसके बाद में फिर उसके एक एक करके हम टाइप पढ़ेंगे, ठीक है। तो ये जो स्ट्रक्चर आइसोमर्स हैं या उसके जितने भी टाइप हैं, ये क्या है, आपके ट्रू आइसोमर्स होते हैं। क्यों कहते हैं ट्रू आइसोमर्स, कैन बी आइसोलेटेड एट रूम टेम्परेचर, इनको हम रूम टेम्परेचर पर आइसोलेट कर सकते हैं। तो ये ट्रू आइसोमर्स में काउंट होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट जो हमारा टाइप है वो है स्टीरियो आइसोमर्स, ठीक है ना। स्टीरियो आइसोमर्स जो होते हैं बच्चों, इनको हम 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं। यहाँ पे मैं केवल लिख देता हूँ ये, ठीक है ना, आगे हम इसको पढ़ेंगे। पहला जो टाइप होता है इसका, इसको बोलते हैं हम कॉन्फ़िगरेशन, कॉन्फ़िगरेशनल आइसोमेरिज्म, ठीक है ना। और ये भी क्या है बच्चों, ये भी एक प्रकार की आपकी ट्रू आइसोमर्स होते हैं। जितने भी कॉन्फ़िगरेशन आइसोमर्स होते हैं, ये भी क्या होते हैं, आपके ट्रू आइसोमर्स होते हैं, ठीक है ना। मतलब इनको भी रूम टेम्परेचर पर आप क्या कर सकते हो बोलो, आइसोलेट कर सकते हो, ठीक है ना। और बच्चों मैं आपको बता दूं कि ये जो कॉन्फ़िगरेशन आइसोमर्स होते हैं, इनको भी हम 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं। ये भी 2 प्रकार के होते हैं। एक्चुअल में कॉन्फ़िगरेशन आइसोमर्स में हम इन्हीं को पढ़ा करते हैं। फर्स्ट कौन सा होता है, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। क्या बोलो, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, एक तो ये होती है, ठीक है ना। कॉन्फ़िगरेशन आइसोमर्स क्या हो गए, 2 टाइप के हो गए। और बच्चों एक सेकंड नंबर पर होती है ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म, ठीक है ना। तो आप जानते हैं ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स और ऑप्टिकल आइसोमर्स क्या हो गए, ट्रू आइसोमर्स हो गए, जो किसके अंतर्गत आएंगे बोलो, कॉन्फ़िगरेशन आइसोमर्स के अंतर्गत आएंगे। स्टीरियो आइसोमर्स जो होते हैं वो उनको हम 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं। लेकिन बच्चों हमेशा ध्यान रखना, हम जब भी स्टीरियो आइसोमर्स को कैलकुलेट करेंगे तो उसमें केवल ज्योमेट्रिकल और ऑप्टिकल आइसोमर्स को ही इंक्लूड करेंगे। जब आपसे पूछेगा एग्जामिनर की टोटल स्टीरियो आइसोमर्स बताइए, तो आप कैसे कैलकुलेट करेंगे, ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स टोटल प्लस टोटल ऑप्टिकल आइसोमर्स, ठीक है ना। क्योंकि ये ट्रू आइसोमर्स हैं, इनको ही हमेशा स्टीरियो में मानेंगे। लेकिन क्या है, मैं इसको हमेशा तीसरे टाइप में 3 टाइप में डिवाइड करता हूँ कि स्ट्रक्चर आइसोमर्स और कॉन्फ़िगरेशन आइसोमर्स, और तीसरे नंबर पर ये वाली जो टाइप है इसको लिखता हूँ मैं। लेकिन किताबों में क्या है, स्टीरियो आइसोमर्स को 2 पार्ट में डिवाइड कर रखा है, ठीक है। तो
दूसरा जो टाइप है स्टीरियोआइसोमर्स का, उसे बोलते हैं हम कंफर्मेशन। क्या बोलते हैं इसको? कंफर्मेशन। कंफर्मेशन आइसोमर्स, ठीक है ना। ये आपके ट्रू आइसोमर्स नहीं होते, ठीक है ना। ये कैसे, ये क्या होते हैं? ये फॉल्स आइसोमर्स होते हैं। क्या होते हैं ये आपके फॉल्स आइसोमर्स होते हैं, आइसोमर्स, ठीक है ना। ये आपके कैसे होते हैं? कंफर्मेशन आइसोमर्स कैसे होते हैं? फॉल्स आइसोमर्स होते हैं। मतलब फॉल्स आइसोमर्स का मतलब क्या है कि कैन नॉट बी आइसोलेट एट रूम टेम्परेचर। इनको आप रूम टेम्परेचर पर आइसोलेट नहीं कर सकते, जबकि ज्योमेट्रिकल, ऑप्टिकल या फिर कॉन्फ़िगरेशन कह दो या स्ट्रक्चर आइसोमर्स कह दो, ये ट्रू आइसोमर्स हैं। तो जो ट्रू आइसोमर्स हैं, ठीक है ना, वो रूम टेम्परेचर पर आइसोलेट हो जाएंगे। और ये जो कंफर्मेशन आइसोमर्स है ना, ये आपके फॉल्स आइसोमर्स होते हैं। इनको रूम टेम्परेचर पर आप आइसोलेट नहीं कर सकते। तो हमें इसलिए स्टीरियो आइसोमर्स जब भी आप कैलकुलेट करेंगे, आगे चल के हम पढ़ेंगे, ठीक है ना, तो उसमें आप ज्योमेट्रिकल और ऑप्टिकल आइसोमर्स करेंगे। इसको हम बिल्कुल अलग से पढ़ेंगे, इसकी अलग से वीडियो बनाऊंगा मैं आपकी कंफर्मेशन आइसोमर्स की, ठीक है। तो ये एक चार्ट बन के आपके सामने आ गया, जो आगे हमें 1 बाय 1 पढ़ना है, ठीक है ना। टाइप्स ऑफ आइसोमेरिज्म, ठीक है। सबसे पहले स्टार्ट करेंगे हम स्ट्रक्चर आइसोमेरिज्म और स्टीरियो आइसोमेरिज्म। इन दोनों को आपको समझना होगा सबसे पहले कि भाई स्ट्रक्चर आइसोमर्स कौन से होंगे और स्टीरियो आइसोमर्स क्या होंगे। दोनों में डिफरेंस आपको पता होना चाहिए, ठीक है ना। चलिए देखिए नेक्स्ट, ये हमारा बेसिक लेक्चर होगा आइसोमेरिज्म का। देखिए यहाँ लिखता हूँ मैं सबसे पहले आपके लिए स्ट्रक्चर आइसोमर्स, स्ट्रक्चरल आइसोमर्स या आइसोमेरिज्म एक ही बात होता है, ठीक है। देखो बच्चों, स्ट्रक्चर आइसोमर्स का मतलब हो गया कि भाई सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। क्या होगा बोलो? सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होगा, ठीक है ना। जो भी कंपाउंड इसको शो करेंगे उनका क्या होना चाहिए? मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होना चाहिए, ठीक है ना। और क्या चीज़ डिफरेंट होनी चाहिए बोलो? आप जानते ही हैं, डिफरेंट फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टी, ठीक है ना। ये डिफरेंट होनी चाहिए। और क्या होना चाहिए? सबसे इम्पोर्टेंट की पॉइंट क्या है स्ट्रक्चर आइसोमर्स का? डिफरेंट स्ट्रक्चर होना चाहिए। क्या होना चाहिए बोलो? डिफरेंट स्ट्रक्चर, डिफरेंट स्ट्रक्चर होने चाहिए उनके, ठीक है ना। अब इसको डिफरेंट स्ट्रक्चर को हम थोड़ा सा अगर हम एडवांस वर्जन में लिखें तो उसका मतलब क्या है कि जितने भी आपके स्ट्रक्चर आइसोमर्स होते हैं वो क्या रखते हैं? हैव डिफरेंट IUPAC नेम, डिफरेंट IUPAC नेम, ठीक है ना। ये इसका सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है, आप याद रखेंगे। जब भी आप स्ट्रक्चर आइसोमर्स को कैलकुलेट करेंगे या देखेंगे, पहचान करेंगे, जो भी करेंगे आप, तो बस एक ही पॉइंट आप याद रखेंगे बच्चों कि उनका IUPAC नेम क्या होना चाहिए? डिफरेंट होना चाहिए, ठीक है ना। जब डिफरेंट स्ट्रक्चर का मतलब क्या है कि उनके IUPAC नेम क्या होना चाहिए? डिफरेंट होने चाहिए। तो वो आपस में स्ट्रक्चर आइसोमर्स होंगे, ठीक है ना। मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम होना चाहिए, ठीक है ना। मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या होना चाहिए? सेम होना चाहिए, ठीक है ना। जब और आइसोमेरिज्म की तो डेफिनेशन ही ये है कि सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला, डिफरेंट फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टी और डिफरेंट स्ट्रक्चर होने चाहिए उनके, ठीक है ना। और डिफरेंट स्ट्रक्चर का मतलब है कि उनके IUPAC नेम क्या होना चाहिए? आपके बच्चों डिफरेंट होने चाहिए, ठीक है। तो वो आपके स्ट्रक्चर आइसोमर्स होंगे। क्लियर है? ठीक है। जैसे एग्जाम्पल देख लेते हैं लोग स्ट्रक्चर आइसोमर्स के। मान लो मैंने एक ये बनाया आपका, ध्यान से देखो, ये लीजिए, ये देखो ध्यान से, एक मेरे पास ये है, ये देखिए, क्या ये दोनों आपस में स्ट्रक्चर आइसोमर्स हैं? चेक करिए, बोलो, देखिए ध्यान से भाई। इसका IUPAC नेम क्या है बोलो? इसका नाम है 1-प्रोपेनॉल, 1-प्रोपेनॉल, ठीक है। इसका क्या नाम है बोलो? नंबरिंग कहाँ से करेंगे बोलो? 1 2 3। इसका क्या नाम बोलो? 2-प्रोपेनॉल है, ठीक है ना।
देखो स्ट्रक्चर दोनों के अलग अलग नहीं दिखाई दे रहे, क्योंकि आईपीएसी नेम दोनों के क्या है, डिफरेंट है। इसका मतलब ये दोनों आपस में क्या है, स्ट्रक्चर आइसोमर्स। मतलब स्ट्रक्चर जो है क्या होने चाहिए आपके, ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड जिनके स्ट्रक्चर क्या हो, डिफरेंट हो, सेम मोलिकुलर फार्मूला हो। मोलिकुलर फार्मूला सेम है दोनों का, देख लो। कार्बन कितने बोलो इसमें, 3 है। हाइड्रोजन कितने, 3, 2 5, 5 और 2 7 और 1 8, C3H8। और ऑक्सीजन कितनी है, 1। सेम कहानी यहाँ भी है, C3H8O। ये होगी कहानी। तो स्ट्रक्चर आइसोमर्स ऐसे दो मॉलिक्यूल या दो से ज़्यादा मॉलिक्यूल बच्चों जिनका मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम हो, आईयूपीएसी नेम डिफरेंट हो, यही सबसे बड़ी पहचान है स्ट्रक्चर आइसोमर्स की। ठीक है ना, ये स्ट्रक्चर आइसोमर्स होंगे। ठीक है, ठीक है जी। अब देखिए नेक्स्ट, अगर मैं लिखता हूँ यहाँ पे स्टीरियो आइसोमर्स, दोनों में डिफरेंस बता रहा हूँ मैं। स्टीरियो आइसोमर्स क्या होते हैं डिटेल पढ़ेंगे। अभी दोनों का एक झलक, कि जैसे ही हम टाइप्स ऑफ आइसोमेरिज्म की बात करते हैं तो हमें तुरंत एकदम पता लगना चाहिए कि भाई स्ट्रक्चर आइसोमर्स ये हैं, स्टीरियो ये हैं। तो दोनों में डिफरेंस आपको आना चाहिए। ठीक है ना। तो देखो स्टीरियो आइसोमर्स क्या होते हैं, ये हमेशा मॉलिक्यूल किस में मिलेंगे आपको, 3D में मिलेंगे। ठीक है, तो कोई भी ऐसे दो मॉलिक्यूल स्पेस में रखे हैं, स्टीरियो का मतलब, ठीक है ना, स्पेस में दो मॉलिक्यूल रखे हुए हैं। जैसे मैं लिखता हूँ यहाँ पे, एक मैंने लिखा ये COOH OH H, और यहाँ पे लिखा मैंने बच्चों CH3, एक मॉलिक्यूल मैंने ये लिखा। इसका अगर मैं नोमेनक्लेचर करूँ तो नंबरिंग यहाँ से स्टार्ट करूँगा, देखो 1 2 3। ठीक है ना, ये क्या है बोलो, दो फंक्शन ग्रुप है, लेकिन इसकी प्रायोरिटी ज़्यादा होती है तो ये प्रीफिक्स की तरह इस्तेमाल होगा। इसका नाम होगा 2 हाइड्रोक्सी, क्या नाम होगा इसका, 2 हाइड्रोक्सी प्रोपेनोइक एसिड, प्रोपेन ओइक एसिड, ये इसका आईपीएसी नाम होगा। नेक्स्ट, अगर मैं एक दूसरा मॉलिक्यूल लिखूं यहाँ पे, मैं दोनों में डिफरेंस बता रहा हूँ स्ट्रक्चर में और आपका स्टीरियो में। इसका देखिए आईपीएसी नेम क्या होगा, 1 2 3, सेम होगा इसका भी क्या होगा, सेम आईपीएसी नेम होगा, 2 हाइड्रोक्सी 1 प्रोपेनोइक एसिड, ऐसे लिख सकते हो आप। देखो क्या है, दो मॉलिक्यूल स्पेस में रखे हुए हैं, उनका मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है। कैसे मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है, देखो कार्बन देखो 1 2 3 C3, हाइड्रोजन देखो 1 2 3 3 3 कितनी हो गई 6 C3H6, ऑक्सीजन देखो 2 और 1 3 O3, और यही सेम इसका है, इसका भी क्या है C3H6 O3। तो स्टीरियो आइसोमर्स क्या होंगे, ऐसे दो ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल जो स्पेस में रखे हुए हैं, उनका मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है, उनका आईयूपीएसी नेम भी सेम है। देखो इसका भी आईयूपीएसी नेम क्या है बोलो, 2 हाइड्रोक्सी प्रोपेनोइक एसिड। वैसे ये लैक्टिक एसिड का फार्मूला है, ये क्या है बोलो, दोनों ही लैक्टिक एसिड है। क्या बोलो, ये दोनों ही लैक्टिक एसिड है, ये भी लैक्टिक एसिड है, ये भी लैक्टिक एसिड है। तो ऐसे दो ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल जो स्पेस में रखे हुए हैं बच्चों, ठीक है, जिनका मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है, जिनका आईयूपीएसी नेम भी सेम है, तो फिर क्या चीज़ डिफरेंट होगी। ठीक है ना, तो डिफरेंट क्या होती है स्टीरियो आइसोमर्स में, आप देख रहे हो यहाँ पे, इसमें OH राइट साइड में है, इसमें OH क्या है, लेफ्ट साइड में है। ठीक है ना, तो यही इसमें डिफरेंस है। स्टीरियो आइसोमर्स किस वजह से एक दूसरे से डिफरेंट करेंगे बोलो, उनमें डिफरेंस कैसे करोगे आप, कि दो मॉलिक्यूल स्पेस में रखे हुए हैं, उनका मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है, उनका आईयूपीएसी नेम सेम है, लेकिन उसमें जो ग्रुप या एटम जो हैं, ग्रुप और एटम का अरेंजमेंट क्या होगा, डिफरेंट होगा स्पेस के अंदर। ठीक है ना, स्पेशियल जो अरेंजमेंट होगा ग्रुप और एटम का, वो क्या होगा, डिफरेंट होगा। OH इसमें राइट में है, इसमें लेफ्ट में, तो इसी को बोलते हैं हम स्टीरियो आइसोमर्स। ठीक है ना, ग्रुप और एटम का अरेंजमेंट क्या होगा, डिफरेंट होगा केवल। ठीक है, तो ये दोनों क्या है, दोनों का नाम क्या है, लैक्टिक एसिड है। तो लैक्टिक एसिड जो है आपके क्या है, दो स्टीरियो आइसोमर्स हो गए इसके, एक ये होगा एक ये हो गया। ठीक है ना, मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम, आईयूपीएसी नेम सेम, केवल किस चीज़ में डिफरेंट है, एटम और ग्रुप का जो अरेंजमेंट है ना स्पेस में, वही डिफरेंट है। ठीक है ना, तो स्टीरियो आइसोमर्स की पहचान पड़ गई आपको। और देख लो स्टीरियो आइसोमर्स, मैं यहाँ पे लिखता हूँ 2-ब्यूटीन, क्या लिखता हूँ, 2-ब्यूटीन लिखता हूँ। 2-ब्यूटीन को कैसे लिखोगे आप, देखो CH3 CH डबल बॉन्ड
CH और यहाँ पर आ गया आपका CH3। ये ट्यूबिटीन का फॉर्मूला है। इससे मैं देखो 2 स्ट्रक्चर बना सकता हूँ बच्चों। एक स्ट्रक्चर ये बना दिया, आप सब सीखेंगे, कोई घबराइए मत। CH3 और यहाँ पर आ गया ये CH3 और एक बार मैंने H ऐसे लगा दिया, एक बार H मैंने लगा दिया। इसका एक स्ट्रक्चर और बना सकता हूँ मैं ऐसे, देखो यहाँ पे CH3, यहाँ पे H, यहाँ पे मैंने H ऊपर लगा दिया है और CH3 को इधर लगा दिया। इसका भी नाम क्या है? ट्यूबिटीन है। इसका भी नाम क्या है? ट्यूबिटीन है। दोनों का IUPAC नेम सेम है, ठीक है ना। दोनों का मोलिकुलर फार्मूला भी क्या है? सेम है। क्या है मोलिकुलर फार्मूला बोलो? C4, हाइड्रोजन कितने? 8 है, ये होगा जी। दोनों का मोलिकुलर फार्मूला भी सेम है, ठीक है। इन दोनों मोलिक्यूल को ध्यान से देखो, एल्कीन है ये, ठीक है ना। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है ना। तो ये क्या है आपके बोलो? इसका भी मोलिकुलर फार्मूला सेम है, इसका भी मोलिकुलर फार्मूला सेम है। इसका भी IUPAC नेम ट्यूबिटीन है, इसका भी IUPAC नेम ट्यूबिटीन है। किस चीज़ में डिफरेंस दिखाई दे रहा है? एटम का अरेंजमेंट अलग अलग है दोनों में। इसमें इस कार्बन पे देखिए, यहाँ पे ऊपर CH3 है, नीचे क्या H है। इस कार्बन पर ऊपर CH3 है, नीचे H है, ठीक है ना। अगर कोई ऐसी एल्कीन मिलती है जिसमें किसी भी एक साइड के ग्रुप क्या हो? सेम हो, तो उसे बोलते हैं हम सिस एल्कीन। तो ये आपकी सिस ब्यूटीन है। क्या ये सिस एल्कीन है, ऐसे मान लीजिए, ठीक है। या फिर आप डबल बॉन्डेड कार्बन को ऐसे देखो, तो ऐसे देखने पे अगर आपको दोनों तरफ डिफरेंट ग्रुप दिखाई दे रहे हैं तो उसे बोलते हैं हम सिस। या फिर एक साइड देख लो, किसी भी एक साइड के अगर सेम है, देखो दोनों CH3 सेम है तो इसे बोलते हैं सिस। और अगर दोनों साइड में क्या है? डिफरेंट है, देखो अलग अलग है, अलग अलग है, तो इसे बोलते हैं ट्रांस। क्या बोलते हैं? ट्रांस एल्कीन। ये सब आगे पढ़ोगे बच्चों आप स्टीरियो आइसोमेरिज्म में, ठीक है ना। इन दोनों ऑर्गेनिक कंपाउंड में एक ही तो डिफरेंस दिखाई दे रहा है, एटम का अरेंजमेंट अलग अलग है। यहाँ पे देखो CH3 ऊपर है, H नीचे है, CH3 ऊपर है, H नीचे है। यहाँ पे क्या कर दिया? H ऊपर कर दिया, CH3 यहाँ पे कर दिया, ठीक है ना। तो इसको क्या बोलते हैं? ट्रांस एल्कीन बोलते हैं। तो ये दोनों मॉलिक्यूल कैसे हैं? स्टीरियो आइसोमर्स हैं। तो स्टीरियो आइसोमर्स वो ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं बच्चों जिनका मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम होगा, ठीक है ना। मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम होगा, IUPAC नेम सेम होगा, ठीक है नी। और क्या होगा जी? डिफरेंट क्या चीज़ होगी? एटम और ग्रुप का अरेंजमेंट क्या होगा? डिफरेंट होगा। तो ये स्टीरियो आइसोमर्स हैं। तो स्ट्रक्चर आइसोमर्स और स्टीरियो आइसोमेरिज्म में आपको डिफरेंट जो है मालूम पड़ गया होगा बच्चों, ठीक है ना। नेक्स्ट अब हम जो पढ़ेंगे बच्चों, सबसे पहले आज जो पढ़ेंगे मेन, वो पढ़ेंगे स्ट्रक्चर आइसोमेरिज्म। क्या पढ़ेंगे? हाँ, ठीक है, स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म। स्ट्रक्चर आप कैसे बनाओगे, ठीक है ना। स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म। देखो जो क्वेश्चन आपसे पूछेगा बच्चों, वो पूछेगा एग्जामिनर कि टोटल स्ट्रक्चर आइसोमर्स बनाइए। टोटल स्ट्रक्चरल आइसोमर्स बताइए, कैसे आप कैलकुलेट करोगे। कोई आपको मोलिकुलर फार्मूला देगा बच्चों, उस मोलिकुलर फार्मूले से आपको क्या बनाने हैं? स्ट्रक्चर बनाने। स्ट्रक्चर बनाने भी सीखने हैं, फिर उसकी हम ट्रिक भी देखेंगे, कितने स्ट्रक्चर बनेंगे टोटल, ठीक है ना। तो बनाने को तो कभी नहीं आएगा कि कितने बना के दिखाइए, वो तो आपको 11वीं क्लास में बनाने आने चाहिए, ठीक है ना। लेकिन कंपटीशन में उसका नंबर पूछेगा कि टोटल स्ट्रक्चर आइसोमर्स कितने बनेंगे इससे। देखो जब भी टोटल स्ट्रक्चर आइसोमर्स की बात होगी तो टोटल स्ट्रक्चर आइसोमर्स जो होते हैं वो आप कैसे कैलकुलेट करोगे? टोटल नंबर ऑफ एसाइक्लिक, क्या बच्चों? एसाइक्लिक, टोटल नंबर ऑफ एसाइक्लिक स्ट्रक्चर आइसोमर्स। एसाइक्लिक स्ट्रक्चर आइसोमर्स, एसाइक्लिक का मतलब क्या हो? बिना रिंग वाले, ठीक है। और प्लस टोटल नंबर ऑफ साइक्लिक स्ट्रक्चर आइसोमर्स, ठीक है ना। जब भी कोई मोलिकुलर फार्मूला आपको मिलेगा तो पहले तो आप बनाओगे एसाइक्लिक, फिर क्या बनाओगे? साइक्लिक। दोनों को ऐड कर दोगे तो क्या आ जाएगा बोलो? टोटल स्ट्रक्चर आइसोमर्स आ जाएंगे, ठीक है ना। टोटल स्ट्रक्चर आइसोमर्स आप इसी प्रकार से बच्चों क्या करोगे? कैलकुलेट करोगे। अब कोई मोलिकुलर फार्मूला दिया हुआ है, हम उससे एसाइक्लिक बनाएं या साइक्लिक वाले बनाएं, कब हमें साइक्लिक बनाने हैं, कब हमें एसाइक्लिक बनाने हैं, इसकी हमें कैसे पता पड़ेगी?
ठीक है ना। मान लो मैं आपके सामने एक मोलिकुलर फार्मूला लिख देता हूँ यहाँ पे, जैसे मैंने लिख दिया कि एक मोलिकुलर फार्मूला आएगा ऐसे इस प्रकार से C4H8 आ गया मान लो, और वो कहता है आपसे क्वेश्चन फाइंड आउट टोटल स्ट्रक्चर आइसोमर्स, ठीक है ना, टोटल स्ट्रक्चर आइसोमर्स। क्लियर है बच्चों। अब बताओ हमें कैसे पता लगेगा, यानी कि ये जो मोलिकुलर फार्मूला दिया हुआ है इससे आपको स्ट्रक्चर बनाने, कितने तरीके डिफरेंट स्ट्रक्चर बना सकते हो। देखो स्ट्रक्चर आइसोमर्स को हमेशा बनाते समय एक बात ध्यान रखना कि मोलिकुलर फार्मूला सभी आइसोमर जितने भी आप स्ट्रक्चर बनाओगे सबका क्या होना चाहिए, डिफरेंट होना चाहिए, और उनका सेम होना चाहिए, है ना, सॉरी, और उनका IUPAC नेम क्या होना चाहिए, डिफरेंट होना चाहिए। अगर किसी का IUPAC नेम सेम आ गया है तो वो स्ट्रक्चर आइसोमर्स आपका नहीं हो गया, ठीक है ना। तो सवाल क्या है अब कि हमें कैसे मालूम पड़ेगा कि एसाइक्लिक बनाने हैं या साइक्लिक। हो सकता है कि केवल एग्जामिनर आपसे ये पूछे कि टोटल एसाइक्लिक स्ट्रक्चर आइसोमर्स बनाओ बिना रिंग वाले अचक्रीय, या फिर आपसे पूछे कि टोटल नंबर ऑफ साइक्लिक बताइए, चक्रीय बताइए, ठीक है ना। तो अगर अलग अलग पूछता है क्वेश्चन तो अलग अलग आंसर देना है आपको, टोटल पूछता है तो दोनों को ऐड करके आपको आंसर निकालना है, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट, आज हम देखो बच्चों ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में सबसे इम्पोर्टेंट जो पॉइंट है, मॉलिक्यूलर फार्मूले से रिलेटेड प्रॉब्लम बहुत आ रही है बच्चों। मॉलिक्यूलर फार्मूले से रिलेटेड प्रॉब्लम का मतलब है कि एक मॉलिक्यूलर फार्मूला आपको दिया होता है गिवन, और उससे आगे फिर केमिकल रिएक्शन वगैरह कराता है। तो जो मॉलिक्यूलर फार्मूला आपको गिवन होगा, आज से आप अपने माइंड में एक बार सेट कर लिए कि जब भी मॉलिक्यूलर फार्मूला गिवन होगा तो हमें ये कैसे पहचान पड़ेगी कि इसके अंदर कौन सा फंक्शनल ग्रुप है, रिंग वाले कंपाउंड बनाने हैं या रिंग वाले कंपाउंड नहीं बनाने हैं, एसाइक्लिक बनाने या साइक्लिक बनाने हैं, कैसे पता लगेगा कौन सा फंक्शनल ग्रुप है उसमें। तो बच्चों इसके लिए इस बीमारी का जो इलाज है वो है आपका सबसे इम्पोर्टेंट जो आपको पता होना चाहिए, हर बच्चे को आनी चाहिए। जब भी मॉलिक्यूलर फार्मूला गिवन होगा तो आज के बाद आपको एक ही काम करा, सबसे पहले आपको डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन निकालनी है उस मॉलिक्यूलर फार्मूले से, डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन, ठीक है ना। इसको समझिए बढ़िया प्रकार से, बिना इसके आप, एक क्वेश्चन आपका पक्का है बच्चों मॉलिक्यूलर फार्मूले से रिलेटेड, पैट है बिल्कुल, ठीक है ना। तो जब भी आपका मॉलिक्यूलर फार्मूला दिया होगा तो सबसे पहले आप डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन निकालोगे। बच्चों ये डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन क्या बताती है हमें, बच्चों ये डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन हमें बताएगी कि जो आपको मॉलिक्यूलर फार्मूला गिवन है उस मॉलिक्यूलर फार्मूले में कौन सा फंक्शनल ग्रुप है, हमें ए साइक्लिक बनाने हैं या फिर साइक्लिक बनाने हैं, उसमें नंबर ऑफ डबल बॉन्ड कितने हैं, ठीक है ना, कितने नंबर ऑफ डबल बॉन्ड है इसके बारे में हमें बताएगी, नंबर ऑफ पाई बॉन्ड यानी कि डबल बॉन्ड के बारे में बताएगी, ठीक है, कौन सा फंक्शनल ग्रुप है उसमें उसके बारे में हमें बताएगी, ए साइक्लिक बनाने हैं या फिर हमें साइक्लिक बनाने हैं, ठीक है ना, हमें इस चीज़ का ध्यान रखना है, ठीक है। चलिए तो DU होती क्या है, देखो होता क्या है बच्चों, DU का मतलब क्या है, मीनिंग समझिए आप। सबसे पहले देखिए कोई आपका ए साइक्लिक सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है, क्या बोलो, आपका एक ए साइक्लिक सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है, ये ले लिया मैंने, यहाँ पे एक स्ट्रक्चर बना लिया, ये ले लिया जी। आप समझ गए होंगे किसका स्ट्रक्चर है, ये प्रोपीन का स्ट्रक्चर है, किसका बच्चा, ये प्रोपीन का। तो ये एक ए साइक्लिक सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है जिसको हम क्या कह रहे हैं, बोलो एल्केन कह रहे हैं। फिर सिंगल बॉन्ड है, हाइड्रोकार्बन है, कार्बन हाइड्रोजन है और सिंगल बॉन्ड है, तो क्या हो गया, ये एल्केन हो गया। और एल्केन का मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या होता है, जहाँ से देखो जनरल फार्मूला क्या होता है, CnH2n+2 आपने पढ़ रखा है, ठीक है ना। देखो क्या इसमें कोई पाई बॉन्ड डबल बॉन्ड दिखाई दे रहा है आपको, नहीं दिखाई दे रहा, ठीक है ना। तो कोई ऐसा हाइड्रोकार्बन जिसमें जो ए साइक्लिक हो, कोई भी पाई बॉन्ड नहीं है उसके अंदर, ठीक है ना, तो उसके लिए आप बोलोगे कि DU क्या है, उसमें 0 है, क्या उसमें बोलो, DU क्या है उसकी, बोलो 0 है। अब अगर मैं इसमें से आपका एक हाइड्रोजन का 2 हाइड्रोजन निकाल दूँ यहाँ से, बोलो मैंने यहाँ से क्या निकाल दिया,
H2 निकाल दिया, ठीक है ना। तो कार्बन की वैलेंसी यहाँ से क्या होगी, इनकम्प्लीट होगी ना। तो यहाँ पे कैसा बॉन्ड हो जाएगा, इस कार्बन की वैलेंसी को पूरा करने के लिए यहाँ पे क्या आ जाएगा, पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन हो जाएगा, डबल बॉन्ड आ जाएगा। तो क्या बना देखो यहाँ पे अब H C H H और यहाँ पर आ गया C, डबल बॉन्ड C और यहाँ पर आ गया H और यहाँ पे क्या आ गया आपका बोलो H और ये आ गया एक H। ये क्या बनेगी, एल्कीन बनेगी, बनेगी नहीं बनेगी, ठीक है। तो DU की डेफिनेशन बच्चों यही है कि किसी एसाइक्लिक सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में से आप एक हाइड्रोजन का अगर मॉलिक्यूल निकालते हो, ठीक है ना, एक हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल निकालते हो, दो हाइड्रोजन एटम निकालते हो, तो एक डबल बॉन्ड आता है, यानी कि एक पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। तो एक पाई बॉन्ड आने का मतलब है इसकी DU होगी 1, ठीक है ना। तो इसे बोलते हैं हम डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन, ठीक है ना। तो जब भी एक पाई DU अगर 1 बोला जाएगा तो 1 का मतलब होगा एक डबल बॉन्ड, क्या होगा, DU का मतलब होगा एक डबल बॉन्ड है कि एक पाई बॉन्ड है, ये ध्यान रखना। और अगर मैं यहाँ से एक हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल और निकाल दूँ, ठीक है ना, तो ज़रा क्या बनेगा देखिए, यहाँ से HCH और यहाँ पे कैसा बॉन्ड आ जाएगा, फिर ट्रिपल बॉन्ड आ जाएगा। इसमें कितने पाई बॉन्ड है, 2 पाई बॉन्ड है। तो DU क्या होगी इसकी, 2 होगी, ठीक है ना। DU 1 का मतलब क्या है, एक पाई बॉन्ड यानी कि एक डबल बॉन्ड। DU 2 का मतलब क्या है बोलो, 2 डबल बॉन्ड यानी कि 2 पाई बॉन्ड। देखो ट्रिपल बॉन्ड में क्या होता है, डबल बॉन्ड में एक डबल बॉन्ड में क्या होता है, एक पाई बॉन्ड होता है, एक सिग्मा होता है। ट्रिपल बॉन्ड में क्या होता है बोलो 2 पाई होते हैं, एक क्या होता है, सिग्मा होता है, ठीक है ना। तो यानी कि यहाँ पे क्या होगा आपका 2 पाई बॉन्ड है, इसका मतलब इसमें कितने, 2 पाई बॉन्ड, ये होगा, ये याद रखो, ठीक है ना। क्लियर होगा। यही आपकी डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन की क्या है बच्चों, डेफिनेशन है। किसी एसाइक्लिक सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन से आप कितने नंबर ऑफ हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल निकालते हो, वही हमें DU के द्वारा मालूम पड़ता है, ठीक है ना। तो DU 0 का मतलब क्या है कि मॉलिक्यूल हमेशा क्या है, एसाइक्लिक है, सैचुरेटेड है, ठीक है ना, ये ध्यान रखना। DU 1 का मतलब क्या है कि मॉलिक्यूल आपका अनसैचुरेटेड है। DU 2 का भी मतलब क्या है, मॉलिक्यूल क्या आपका अनसैचुरेटेड है। DU 2 का मतलब है 2 पाई बॉन्ड यानी कि 2 डबल बॉन्ड। DU 1 का मतलब क्या है, एक पाई बॉन्ड। तो ये आपको याद करना पड़ेगा बढ़िया तरीके से, ठीक है। मैं यहाँ पे नोट में लिख देता हूँ, जिसको आपको याद करना पड़ेगा, कैलकुलेट करनी बताऊँगा। ये तो DU की डेफिनेशन होगी आपकी एक प्रकार की, ठीक है। चलिए देखिए, अगर हम DU को कैलकुलेट करते हैं और कैलकुलेट करने के बाद में हमें जो है बच्चों, अब मान लो ये चीज़ आप नोट करके याद रखना इसको बढ़िया तरीके से, कि अगर DU मान लो कैलकुलेट करके 0 आती है, ठीक है ना, तो इसका मतलब है कि जो कंपाउंड है आपका, ठीक है ना, कंपाउंड है विल बी एसाइक्लिक, वो एसाइक्लिक है, ये पहचान कर लीजिए बिल्कुल। एसाइक्लिक का मतलब बिना रिंग वाला, मतलब एल्केन है, ठीक है ना, यही मतलब हो उसका। अगर कार्बन और हाइड्रोजन है उसमें तो यही मतलब है उसका, ठीक है ना। और DU अगर आपकी 1 आती है कैलकुलेट करके, तो बच्चों उसका मतलब है कि कंपाउंड विल हैव आइदर 1 डबल बॉन्ड, ठीक है ना, ये मतलब उसका, ठीक है ना, और 1 रिंग, ये ध्यान रखना। यानी कि अगर DU 1 आएगी कैलकुलेट करके तो रिंग वाले यानी कि एसाइक्लिक वाले भी बनाने और साइक्लिक भी बनाने। और बच्चों अगर DU कैलकुलेट करके 2 आती है, ठीक है ना, तो DU 2 का मतलब क्या होगा आपका, DU 2 का मतलब होगा कि कंपाउंड में एक तो ट्रिपल बॉन्ड है, ध्यान से देखो, एक ट्रिपल बॉन्ड है, या फिर आप लिख दो 2 डबल बॉन्ड, इसका मतलब ये भी है। DU 2 का मतलब है 2 पाई बॉन्ड, तो ट्रिपल बॉन्ड में 2 पाई बॉन्ड होते हैं, 2 डबल बॉन्ड लगाओगे तो 2 पाई बॉन्ड, या फिर इसका मतलब हो गया एक डबल बॉन्ड और एक रिंग, ये भी मतलब है इसका।
या फिर इसका मतलब हो गया 2 रिंग। ये सबसे इम्पोर्टेंट है, इसको याद रखिए। अब इसको हम यूज़ करेंगे, देखो ठीक है ना। तो DU2 का मतलब है कि एक ट्रिपल बॉन्ड या फिर 2 डबल बॉन्ड या फिर एक डबल बॉन्ड प्लस एक रिंग या फिर 2 रिंग, तो उसका मतलब DU2 है, ठीक है ना। तो अब DU2 से आगे की बात बाद में करेंगे। तो ये तो आपको याद ही होना चाहिए इसका मीनिंग क्या होता है, ठीक है। इसके बाद में इसको हम निकालने किसी मोलिकुलर फार्मूले से DU कैसे निकालोगे आप, ठीक है ना। कोई अगर मोलिकुलर फार्मूला है, ठीक है ना, कोई किसी मोलिकुलर फार्मूले से, किसी मोलिकुलर फार्मूले से आप DU कैसे निकालोगे, ठीक है ना। तो उसका देखिए बहुत आसान सा फार्मूला है जिसको आप याद रखेंगे। जब भी कोई मोलिकुलर फार्मूला दिया हो तो आप इस वाले फार्मूले को अप्लाई करना, ठीक है ना। इससे आप DU कैलकुलेट कर लोगे। और देखिए ये है 2C + 2 - H और -X का मतलब हैलोजन और N का मतलब नाइट्रोजन। मोलिकुलर फार्मूले में कार्बन, हाइड्रोजन, हैलोजन, नाइट्रोजन है, तो जितनी नंबर हैं वो यहाँ पे रखते रहिए। कार्बन अगर 2 है तो यहाँ पे 2 रखिए, मल्टीप्लाई करिए। हैलोजन अगर 4 है तो X की जगह हैलोजन 4 रखिए। नाइट्रोजन 2 है तो नाइट्रोजन की जगह 2 लिखिए। इसके अलावा मोलिकुलर फार्मूले में कोई भी अगर और आपको एलिमेंट मिलता है बच्चों तो उसको नहीं लिखना है, ठीक है। क्लियर है। तो इस फार्मूले से आप निकालेंगे DU। क्लियर होगी बात। नेक्स्ट, अगर कोई कंपाउंड दे रखा है, ऑर्गेनिक कंपाउंड दे रखा है, मान लो कोई भी, DU निकालने के 2 तरीके हैं। देखो अगर कोई ऑर्गेनिक कंपाउंड से बच्चों, ठीक है ना, तो उससे आप DU कैसे निकालोगे। तो तब DU निकालने का जो फॉर्मूला होता है बच्चों वो क्या होता है, टोटल नंबर ऑफ पाई बॉन्ड, ठीक है ना, प्लस टोटल नंबर ऑफ रिंग, इससे आप निकाल लोगे, ठीक है ना। इस फॉर्मूले को हमेशा ध्यान रखिए। जितने भी पाई बॉन्ड है मतलब जितने भी डबल बॉन्ड हैं उनको ऐड कर दो, रिंग ऐड कर दो, तो क्या निकल कर आ जाएगी, DU निकल कर आ जाएगी। जैसे मैं 1-2 एग्जांपल आपको यहाँ DU निकलता हूँ, इस पर तो हम काम करेंगे ही, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों हमारे लिए ना। अभी मैं आपको बहुत सारे कंपाउंड लिखता हूँ, ठीक है ना, जिससे कि आप DU निकाल लो। मान लो मैंने ये निकाल लिया CH3 CH डबल बॉन्ड CH और CH डबल बॉन्ड और CH2। बताइए इसकी DU कैसे, किसी ऑर्गेनिक कंपाउंड से कैसे DU निकालोगे। तो DU निकालने का तरीका क्या है, टोटल नंबर ऑफ पाई बॉन्ड प्लस टोटल नंबर ऑफ रिंग। अगर रिंग नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं, छोड़ दीजिए। तो यहाँ पे देखिए टोटल नंबर ऑफ पाई बॉन्ड कितने, डबल बॉन्ड में 1 पाई बॉन्ड होता है, ठीक है ना। यहाँ पे कितने डबल बॉन्ड है, 2 डबल बॉन्ड है। तो इसका मतलब क्या है, इसमें कितने पाई बॉन्ड हो गए बोलो, 2 पाई बॉन्ड हो गए, ठीक है ना। तो इसकी DU कितनी आ गई बोलो, 2 आ गई। DU क्या आ गई, 2 आ गई, ठीक है ना। एग्जाम्पल नेक्स्ट देखिए, मान लो मैं एक ऐसा स्ट्रक्चर बना देता हूँ, ये बना दिया जी, ध्यान से देखो, और मेरे से कहता है वो कि इसमें बताइए इसकी DU निकालिए कितनी होगी, ठीक है। तो इसकी DU कैलकुलेट करिए आप। तो इसकी DU कैसे कैलकुलेट करेंगे, देखो बताओ ज़रा मेरे को बच्चों। इसकी DU कैलकुलेट करिए। क्या फॉर्मूला है, टोटल नंबर ऑफ पाई बॉन्ड प्लस टोटल नंबर ऑफ रिंग। तो पाई बॉन्ड गिनिए, इसमें देखो एक डबल बॉन्ड में 1 पाई बॉन्ड बताया होता है बच्चों, आपको पता ही है, ठीक है ना। तो 1 पाई बॉन्ड, 2 पाई बॉन्ड, 3 पाई बॉन्ड, और यहाँ कितने हो गए, 4 पाई बॉन्ड। तो टोटल पाई बॉन्ड कितने या टोटल डबल बॉन्ड कितने हो गए, 1 2 3 4 4, और रिंग कितनी होगी, 1 2 3। तो DU कितनी आ गई बोलो, 7 आ गई, ठीक है ना। इस तरह से आप DU को कैलकुलेट कर सकते हो। नेक्स्ट ये देखिए, बताइए इसकी DU निकालिए बच्चों, कैसे निकालेंगे बोलो, इसकी DU कैसे निकालेंगे। टोटल नंबर ऑफ डबल बॉन्ड या पाई बॉन्ड और प्लस रिंग। तो देखिए इसमें कितने पाई बॉन्ड है, 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है ना। प्लस रिंग कितनी है, 1 2 3। तो DU कितनी आ गई बोलो, 10 आ गई। इस तरह से आप DU को कैलकुलेट कर लोगे, ठीक है। मान लो यहाँ पर आ गया C5H10 आ गया,
ये मॉलिक्यूलर फार्मूला है, ठीक है ना। मैं बता देता हूँ, देखो मॉलिक्यूलर फार्मूले से भी आप किस प्रकार से डी निकालोगे, लगा दीजिए। कार्बन और हाइड्रोजन है केवल मॉलिक्यूलर फार्मूले में, तो डी निकालने का फार्मूला बताया था मॉलिक्यूलर फार्मूले से 2C+2 - अब हैलोजन और नाइट्रोजन तो है ही नहीं, तो केवल यहाँ तक ही लिख लीजिए फार्मूले को, ये आ गया। कार्बन कितने 5 के मल्टीप्लाई 2 में करेंगे कितने हो गए 10 +2। हाइड्रोजन कितने आपके पास 10, 2 से डिवाइड करिए, 12 - 10 2 कितने हो गए बोलो, ये 12 में से 10 गए 2 बचे, कितना हो गया 1 आ गया। तो डी यू कितनी आ गई 1 आ गई। इस तरह से निकाल लेंगे। और जब डी यू 1 आएगी तो इसका मतलब क्या बता रखा मैंने आपको, एक डबल बॉन्ड और एक रिंग, ये आपको याद होना चाहिए। जैसे डी यू 1 आएगा तो उसका मतलब है एक डबल बॉन्ड एक रिंग। तो स्ट्रक्चर अब इसके बनाने में आपको आसानी हो जाएगी, ठीक है ना। तो ये हमने निकालना सीखा डी यू, ठीक है। अब देखिए एक क्वेश्चन ले लेते हैं हम यहाँ पे। मान लो ये क्वेश्चन हमारा, फाइंड आउट टोटल स्ट्रक्चर आइसोमर्स, ठीक है ना। एक मॉलिक्यूलर फार्मूला है हमारे पास C5 और H10, ये है। इससे कितने स्ट्रक्चर बनेंगे इसके, ठीक है ना। तो देखिए कैसे बनाओगे आप। सबसे पहले इसका डी यू निकालिए आप। जब भी कोई केवल अभी हम क्या ले रहे हैं, ऐसे मॉलिक्यूलर फार्मूला ले रहे हैं जिसमें कार्बन हाइड्रोजन है, ठीक है ना। तो देखिए यानी कि कोई ना कोई हाइड्रोकार्बन यही है, तो इससे कितने स्ट्रक्चर बना सकते हो, तो बना के भी देखेंगे और सिंपल ट्रिक भी देखेंगे बाद में, ठीक है। तो देखो तरीका क्या है, जब भी आपको कोई मॉलिक्यूलर फार्मूला दिया हो तो सबसे पहले डी यू निकालिए इसका। डी यू निकाला, अभी हमने ऊपर देखो निकाल लिया इसका, आ गया यहाँ पर डी यू 1 आ गया। तो जैसे डी यू 1 आ गया तो आपको पता होना चाहिए डी यू 1 का मैंने क्या बताया था, एक डबल बॉन्ड बताया था ना, बताया था। और दूसरा क्या बताया था मैंने, एक रिंग। ये मतलब ये आपको एकदम तुरंत पता होना चाहिए। तो ये जो डबल बॉन्ड वाला है ना बच्चों, ये आपको डबल बॉन्ड को आपको हमेशा ए साइक्लिक के साथ बनाना है। डबल बॉन्ड को किस में बनाना है, एक ए साइक्लिक में। और ये रिंग वाले कौन से होंगे आपके, साइक्लिक होंगे। क्या होंगे, ये साइक्लिक वाले होंगे। और दोनों को ऐड कर देंगे तो क्या आ जाएंगे, टोटल स्ट्रक्चर आइसोमर्स आ जाएंगे। बहुत सिंपल सा तरीका है, ठीक है ना। अब मैं आपको नोट में एक बात और बता देता हूँ जो आगे आपको काम आएगी बच्चों। कैसे कि जब भी आप साइक्लिक स्ट्रक्चर आइसोमर्स बनाओगे, साइक्लिक स्ट्रक्चर आइसोमर्स जब भी बनाओगे तो साइक्लिक स्ट्रक्चर आइसोमर्स कैसे बनाओगे, देखो साइक्लिक स्ट्रक्चर आइसोमर्स का मतलब होता है, एक तो आपको बनाने एलिसाइक्लिक वाले, क्या बनाने, एलिसाइक्लिक वाले, ठीक है ना। दूसरे क्या बनाने हैं आपको, बाईसाइक्लिक भी बनाने हैं, ठीक है। और तीसरे आपको कौन से बनाने बोलो, स्पाइरो भी बनाने हैं, ठीक है ना। भाई साइक्लिक जो स्ट्रक्चर आइसोमर्स होंगे वो आपके एलिसाइक्लिक वाले, बाईसाइक्लिक वाले और स्पाइरो वाले बच्चों ये बनाने हैं बढ़िया तरीके से। अब ए साइक्लिक में आपको पता ही है, ए साइक्लिक में आपने पढ़ रखा है कौन कौन से, जैसे साइक्लोप्रोपेन है, साइक्लोब्यूटेन है, और साइक्लो क्या है, पेंटेन है, और क्या है, साइक्लोहेक्सेन है। ये वाले ये ए साइक्लिक कंपाउंड होते हैं, याद करो, साइक्लोप्रोपेन, साइक्लोब्यूटेन, साइक्लोपेंटेन, साइक्लोहेक्सेन। और बाईसाइक्लिक कंपाउंड क्या थे, याद करो, बाईसाइक्लिक का मतलब था जब दो रिंग क्या हो, दो अलग अलग ब्रिज कार्बन के साथ में अटैच हो। याद आ रहा ना बाईसाइक्लिक कंपाउंड में, ठीक है। स्पाइरो में क्या था, स्पाइरो में याद करो, जब दो रिंग एक ही कार्बन के साथ में क्या हो बोलो, अटैच हो, तो उन्हें क्या बोलते हैं, स्पाइरो होते हैं। ऐसे कंपाउंड क्या बोलते हैं, स्पाइरो। तो साइक्लिक में बनाने का मतलब होगा आपका, साइक्लिक का मतलब हो गया कि आपको एलिसाइक्लिक भी बनाने, बाईसाइक्लिक भी बनाने, स्पाइरो बनाने, ठीक है ना। तो ये देखेंगे, अगर बनेंगे तब बनाने, नहीं तो यहाँ भी छोड़ देंगे, कोई दिक्कत नहीं है ना। तो चलिए इसको, इस कंपाउंड के हम बनाते हैं, और इसी के साथ में फिर नेक्स्ट वीडियो में जो है हम बाकी सभी मॉलिक्यूलर फार्मूले के साथ में बनाने स्टार्ट करेंगे, ठीक है ना। देखिए C5 और H10 ये है हमारे पास। देखिए डी यू क्या आ गई है, इसकी 1 आ गई है। 1 का मतलब आपको बता दिया, एक डबल बॉन्ड। क्या मतलब है, एक डबल बॉन्ड, ठीक है ना।
तो सबसे पहले ए साइक्लिक स्ट्रक्चर बनाइए। ए साइक्लिक स्ट्रक्चर कॉपियर पेन पे अगर आप इनकी प्रैक्टिस करोगे तो बहुत आसानी से इनको आप बना लोगे, ठीक है ना। बहुत सारे मॉलिक्यूलर फॉर्मूले डिस्कस करूँगा मैं अगली वीडियो में, ठीक है ना। तो देखिए ए साइक्लिक स्ट्रक्चर आइसोमर्स कैसे बनाएंगे आप। ए साइक्लिक का मतलब हो गया कि आपको क्या बनाने, आपको बनाने हैं मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम होना चाहिए और आईपीसी नेम क्या होना चाहिए, उनका डिफरेंट होना चाहिए। तो देखिए पहला बनाइए डबल बॉन्ड, एक डबल बॉन्ड। तो डबल बॉन्ड ये कहाँ लगाना है आपको, कार्बन कार्बन के बीच में लगाना है यहाँ पे, ठीक है ना। तो देखिए कितने कार्बन है, 5 कार्बन है, लिख लिए। पहले एक स्ट्रेट चेन बना लो, सबसे पहले एक स्ट्रेट चेन वाला बनाना जितने कार्बन है। तो 1 2 3 4 5 कार्बन हो गए। एक डबल बॉन्ड लगाना है कार्बन कार्बन के बीच में, तो क्या नाम हो जाएगा इसका बोलो, 1 पेंटीन हो जाएगा। देखो ये जो हो जाएगा ना, ये बन गया। सेकंड क्या बनाना है, डबल बॉन्ड को आगे लगा दीजिए। डबल बॉन्ड यहाँ लगाओगे तो इसका नाम क्या होगा बोलो, 2 पेंटीन हो जाएगा, ठीक है। नंबर 3 है। अब डबल बॉन्ड को अगर मैं यहाँ लगाऊंगा तो फिर क्या हो जाएगा, फिर ये वाला रिपीट हो जाएगा, तो रिपीट नहीं होना चाहिए। तो पहले क्या करना है, स्ट्रेट चेन बनाइए। एक डबल बॉन्ड का मतलब है कि डबल बॉन्ड कहाँ लगाओगे, कार्बन कार्बन के बिटवीन लगानी है यहाँ पे, ठीक है ना। तो देखिए ये 2 स्ट्रक्चर बन गए इसके स्ट्रेट चेन वाले। अगला कैसे बनेगा, कितने कार्बन है, 5 कार्बन है। तो आप काम करिए एक ब्रांच लगा लीजिए, क्या लगा लीजिए, ब्रांच, ठीक है ना। और फिर डबल बॉन्ड स्टार्ट करिए। तो डबल बॉन्ड स्टार्ट करेंगे तो देखो नंबरिंग यहाँ से ही करोगे 1 2 3 4। तो क्या नाम होगा इसका, 2 मिथाइल, 2 मिथाइल और 1 ब्यूटीन, ये इसका नाम हो जाएगा अब की बार। नेक्स्ट कैसे बनाएंगे, डबल बॉन्ड को आगे चलाइए तो सब आपको डिफरेंट स्ट्रक्चर बनते चले जाएंगे। नंबरिंग कहाँ से करेंगे, 1 2 1 2, ठीक है ना। कहाँ से करेंगे, 1 2 1 2, ठीक है। तो किधर से करेंगे बोलो, इधर से करेंगे हम 1 2 3 4, ठीक है ना। तो इसका नाम क्या हो जाएगा बोलो, इसका हो जाएगा 2 मिथाइल और 2 ब्यूटीन। तो देखो कोई भी आईपीसी नेम अब तक रिपीट नहीं हो रहा है, लेकिन मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम ही रहेगा। हाइड्रोजन आप अपने आप लगा लेना, ठीक है। नंबर 5 यहाँ पे लगा लो डबल बॉन्ड को, ये आ गया, ठीक है ना। इसका क्या नाम होगा, 1 2 3 4, 2 मिथाइल और 2 मिथाइल 1 ब्यूटीन। ये बेटे 3 मिथाइल होगा ना, 1 2 3 है ना, 3 मिथाइल होगा। तो ये होगा 2 मिथाइल 1 ब्यूटीन, ये देखिए ये हो गया। अब डबल बॉन्ड को यहाँ लगाओगे सेम ही रहेगा, ठीक है ना। तो कितने स्ट्रक्चर बन गए, 5 बन गए। नंबर 6 में क्या करना है, एक ब्रांच और ऊपर लगा दीजिए, ये हो गया। कितने कार्बन हो गए, 5 हो गए, ठीक है ना। और सबके साथ में 3 3 हाइड्रोजन यहाँ पे लगे हुए हैं, है ना। तो अगर मैं यहाँ पे डबल बॉन्ड लगाऊंगा तो कार्बन की वैलेंसी कितनी होगी, ज़्यादा होगी ना, तो ये वाला स्ट्रक्चर नहीं बनेगा, है ना। ये वाला स्ट्रक्चर आपका नहीं बनेगा। तो टोटल ए साइक्लिक स्ट्रक्चर आइसोमर्स कितने बने आपके पास में, ये बन गए 1 2 3 4 5, ये बन गए 5 बन गए जी, ठीक है। साइक्लिक देखिए, साइक्लिक स्ट्रक्चर आइसोमर्स, ठीक है। क्योंकि DU1 का मतलब क्या था, एक रिंग। तो रिंग कौन सी बनानी है, साइक्लिक में कौन से बनाने हैं, एलिसाइक्लिक वाले बनाने हैं आपको, ठीक है ना। तो जहाँ से जितने कार्बन है उसी कार्बन की रिंग से स्टार्ट करिए और डिक्रीजिंग ऑर्डर में चले जाइए। 5 वाली है, तो 5 वाली कौन सी होती है बोलो, 5 वाली ये रही, साइक्लोपेंटेन। मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम बैठेगा, सभी जगह एक एक कार्बन है, 2 2 हाइड्रोजन है, तो C5H10 ही बैठेगा, देख लो, ठीक है। नेक्स्ट साइक्लोपेंटेन के बाद में क्या आएगी, साइक्लोब्यूटेन आएगी, ये वाली, ठीक है ना। एक कार्बन जो बचा है उसको हम एल्काइल ग्रुप के रूप में यहाँ लगा देंगे, ठीक है ना। पूरा बन गया, देख लो, 4 और 5 कार्बन हो गई, मॉलिक्यूलर फार्मूला भी सेम है। 4 के बाद में कहाँ आएंगे, 3 वाली बनाएंगे, क्या बनाएंगे बोलो, 3 वाली बनेगी। नीचे को चलते रहिए, 3 से कम होती नहीं है, कोई छोटी रिंग होती नहीं है ना। तो यहाँ पे देखिए कितने कार्बन कम हो रहे हैं, 2 कार्बन कम बैठ रहे हैं। तो 2 कार्बन आप यहाँ पे लगा दीजिए, इथाइल ग्रुप लगा दीजिए, एक तो ये बन गया। 3 वाली रिंग पे आप बढ़िया तरीके से काम करिए, आप ऐसे ही बना सकते हैं, 2 मिथाइल लगा दीजिए यहाँ पे। देखो इसका आईपीसी नेम अलग है, इसका आईपीसी नेम अलग है, ठीक है ना। और क्या कर सकते हो आप, इन दोनों मिथाइल को आप अलग अलग लगा सकते हैं यहाँ पे, ठीक है ना। तो
तो इस तरह से क्या है, इसका भी IUPAC नेम अलग है, इसका भी IUPAC नेम अलग है, इसका भी अलग है, इसका भी अलग है, इसका भी अलग है। तो ये बन गए आपके साइक्लिक स्ट्रक्चर आइसोमर्स। कितने बने ये? 5 बन गए। एसाइक्लिक 5, साइक्लिक 5। तो टोटल स्ट्रक्चर आइसोमर्स कितने बन गए? टोटल स्ट्रक्चर आइसोमर्स कितने बने आपके? आइसोमर्स बन गए एसाइक्लिक 5 और 5 कितने हो गए बोलो? 10 हो गए। इस तरह से आप क्वेश्चन को सोल्व करोगे। हमेशा जब भी कोई मॉलिक्यूलर फार्मूला उसमें जितने कार्बन है एक स्ट्रेट चेन बनाओ, और अगर एक डबल बॉन्ड है तो डबल बॉन्ड टर्मिनल से लगा के आगे चेंज करते रहो, तो आपको डिफरेंट IUPAC नेम मिलेंगे। फिर एक ब्रांच चेन लगा लो, फिर डबल बॉन्ड को आप चेंज करते रहो, फिर एक और ब्रांच चेन लगा के देखो। तो इस प्रकार से आप प्रैक्टिस करोगे तो इनके स्ट्रक्चर बनाने सीख जाओगे। नेक्स्ट वीडियो में है हम आगे काम करेंगे और मॉलिक्यूलर फार्मूले लेंगे और उनसे हम स्ट्रक्चर बनाने सीखेंगे। ठीक है ना? चलिए पढ़ते रहिए बढ़िया तरीके से।